This is in continuation of the previous part of session 11. Here we will discuss discharge of contract, right? So discharge of contract means, in literal sense we can say termination of contract, right? So discharge of contract means termination of the contractual relations between the parties to a contract. तो यहाँ पर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज तब बोलेंगे जब दोनों ही पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस दे आर कम टू एन एंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. वी विल ट्रीट इट एज discharge of contract. So discharge of contract, it may be classified as follows. By performance we can say it is a discharge of contract, by mutual consent, by subsequent impossibility, by operation of law and by breach. First we will understand discharge of contract by performance. So बाय परफॉर्मेंस में एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दोनों ही इंक्लूड होती है. बाय परफॉर्मेंस मीन्स द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बाय परफॉर्मेंस. मीन्स दोनों ही पार्टीज ने अपने प्रोमिसेस पूरे किए, दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया और वी विल से इट इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. we can see with the help of example. A contracts to sell his car to B for ₹85,000, राइट. तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से अपनी कार बेचने के लिए 85,000 रुपीज़ में. तो यहाँ पर जैसे ही कार की डिलीवरी होगी बी को और बी जैसे ही एग्रीड प्राइस पे कर देगा पर्सन ए को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस. दिस इज व्हाट बाय परफॉर्मेंस. Now we will see by attempted performance or by tender. That means so far as tenderer or of performance is concerned, contract is said to be discharged by attempted performance when the performance has made an offer of performance to the promisee but it has not been accepted by the promisee. मीन्स ऑफ़र दिया जा रहा है प्रॉमिसी को लेकिन प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो भी ये डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा. उसके बाद हम पढ़ते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट. दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, राइट. सो थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज्ड. इन दिस वी विल स्टडी नोवेशन. Novation means we are substituting our original contract with the new contract. So the new contract, it may be substituted either between the same parties or it may be between the different parties. For example, यहाँ पर A who owes B 20,000 enters into an arrangement with him, thereby giving B a mortgage of his asset for ₹15,000 in place of debt of ₹20,000. ए को कुछ लोन का अमाउंट बी को देना था 20,000 का, लेकिन वो जो मॉर्गेज रखता है अपनी एस्टेट वो 15,000 की रखता है, ना कि 20,000 की, राइट. तो ये क्या होगा? दिस अरेंजमेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. और इसकी वजह से जो हमारा और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द रिसिशन. रिसिशन का क्या मतलब है? रिसिशन मीन्स कैंसलेशन. कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी और ऑल ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो इसके अंदर रिसिशन के अंदर किसी टर्म्स को, कॉन्ट्रैक्ट में किसी टर्म को हम कैंसिल कर रहे हैं या सभी टर्म्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो भी ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू रिसिशन माना जाएगा. वेयर पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड टू कैंसिल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज देयर अंडर विल टर्मिनेट, राइट. तो अगर रिसेंड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल किया गया है, तो दोनों ही पार्टीज की जो ऑब्लिगेशंस होंगी वो भी टर्मिनेट हो जाएंगी. दिस देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर रिसिशन. X promises Y to sell and deliver 100 bales of cotton on 1st October at his godown, right. X ने प्रॉमिस किया Y को बेल्स ऑफ कॉटन सेल करने के लिए ऑन 1st अक्टूबर उसके ही गोडाउन पे, और जबकि Y ने प्रॉमिस किया कि वो जो पेमेंट करेगा गुड्स की वो 1 नवंबर को करेगा, राइट. बट क्या हुआ कि X ने गुड्स की सप्लाई ही नहीं दी,
तो इस केस में क्या होगा, वाई ही में कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि वाई ने ही गुड्स की सप्लाई नहीं दी, तो इस वजह से दूसरी पार्टी जो वाई पार्टी है ही में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मीन्स चेंज, राइट। So if the parties mutually agree to change certain terms of contract, अगर वो terms of contract को ही change करना चाहती हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। सो देयर इज हाउएवर नो चेंज इन द पार्टीज, राइट। सो इन ऑल्ट्रेशन वी कैन टेक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि वो डिलीवर करेगा 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन 1 अक्टूबर एंड वाई प्रोमिसेस टू पे फॉर गुड्स ऑन 1 नवंबर। और जबकि इसके बाद एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि गुड्स जो होंगी वो डिलीवर होंगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एट जेड्स गो डाउन, राइट। तो इस अब उन्होंने क्या किया, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर ली। पहले उन्होंने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखी थी कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन 1 अक्टूबर को डिलीवर किए जाएंगे और वाई ने प्रॉमिस किया था कि उसकी पेमेंट वो 1 नवंबर को करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ही पार्टीज़ ने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर ली। उन्होंने बोला कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जेड के गो डाउन पर पेमेंट होगी गुड्स की, राइट। सो दिस रिजल्टेड इन व्हाट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड एंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इनटू इफेक्ट। सो दिस इज व्हाट ऑल्ट्रेशन in the terms of contract. Next आता है remission, which is given under section 63. Remission means acceptance by the promisee of a lesser fulfillment of the promise made. Means यहाँ पे जो promisee है वो कम amount accept कर रहा है, right? So it is the acceptance of lesser sum than what was contracted for or a lesser fulfillment of promise made. जितने अमाउंट का प्रॉमिस किया गया था उससे कम अमाउंट एक्सेप्ट किया जा रहा है on the part of promisee, right? Here is the example for remission. In this A owes B 5000. A को पैसे देने थे B के कितने, 5000 रुपीज़। हेयर ए पेज टू बी, ए ने जो पेमेंट की बी को वो कितने की 2000 की, राइट। तो इस केस में क्या है कि बी एक्सेप्ट कर रहा है इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट। पूरा जो लोन अमाउंट था वो 5000 का था, लेकिन ए जो पेमेंट कर रहा है बी को वो 2000 की पेमेंट कर रहा है। तो हेयर इट इज सीन दैट कि बी इज accepting rupees 2000 for the whole debt, so whole debt is discharged, right? तो acceptance हो रही है कम अमाउंट की तो भी ये discharge of contract माना जाएगा। इट मीन्स कि B डिमांड नहीं कर सकता A से रेस्ट 3000 रुपीज़ की। नेक्स्ट इज waiver. Waiver means intentional relinquishment of a right, right? So waiver means intentional relinquishment or abandonment of a right where a party waives his right under the contract, other party is released of his obligations. अगर एक पार्टी अपने राइट को वेव ऑफ करती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशंस जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। For example, A promises to supply goods to Y. A ने प्रॉमिस किया कि वो गुड्स की सप्लाई देगा Y को। Subsequently, Y exempts X from carrying out the promise. Right? यहाँ पे X ने exempt कर दिया carrying out the promise. This amounts to waiving the right of performance on the part of Y. तो Y अपना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, वेव ऑफ कर रहा है। दिस इज व्हाट वेवर। नेक्स्ट इज द मर्जर। सो मर्जर इज a contract is said to have been discharged by way of merger
where an inferior right possessed by the person coincides with the superior right of the same person. अब देखिए यहाँ पे क्या है, मर्ज हो रहा है. इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं. ए मैन हु इज होल्डिंग सर्टेन प्रॉपर्टी अंडर अ लीज, राइट, उसके पास रेंट पे थी एक कुछ प्रॉपर्टी, उसके बाद वो बाय कर लेता है उसी प्रॉपर्टी को. तो उसके जो राइट थे एज अ लीसी, बाय उस प्रॉपर्टी को बाय करते ही, खरीदते ही वो उसके जो राइट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. एंड these rights are merged into the right of ownership. Now he becomes the owner. He is not a lessee of that property. So they are merged into the right of ownership which he has now acquired. The right associated with lease being inferior to the rights associated with the ownership. तो यहाँ पर जो inferior rights क्या हैं, लीज राइट्स जो हैं वो इन्फीरियर राइट्स हैं और ओनरशिप राइट्स जो हैं वो सुपीरियर राइट्स हैं. तो इन्फीरियर राइट्स मर्ज हो गए हमारे सुपीरियर राइट्स में. दिस इज द केस ऑफ मर्जर, मीन्स डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ मर्जर. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, राइट. तो इम्पॉसिबिलिटी in the contract means it may be either be inherent in the transaction or it may be introduced later by change of certain circumstance material to the contract. So example here for inherent impossibility is, for example A B से promise करता है कि वो उसे 50,000 रुपीज़ देगा अगर B if B rides on horse to the moon, मून तक ले जाएगा हॉर्स को. तो ये क्या होगा, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. दैट मीन्स कि ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क. सेकेंड एग्जाम्पल इज ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. मीन्स ए अग्री करता है बी से कि वो मैजिक से खजाना डिस्कवर करके दे देगा. सो दिस इज ऑल्सो वॉइड एग्रीमेंट. Now the contract is deemed to have become impossible of performance and thus void under the following circumstances. First इसमें हम circumstances देख रहे हैं. Circumstances, first circumstances, destruction of subject matter of the contract. Means यहाँ पर subject matter है वही destruct हो रहा है, वही ख़त्म हो रहा है. That means the contract is discharged if the subject matter of the contract is destroyed after the formation of the contract without any fault of either party. किसी भी पार्टी की मिस्टेक नहीं है लेकिन सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी हम इसे क्या मानेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. For example, for the destruction of subject matter is like A ने agree किया कि he will sell his crop of wheat, right? But the entire crop was destroyed by fire, though no fault of the party, but the contract will deem to be discharged. तो इसको discharge मानेंगे क्योंकि यहाँ पे subject matter क्या था, crop of wheat, जबकि वो क्रॉप ही फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई. तो यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है, ये नेचुरल कैलामिटी की वजह से ख़राब हो गई क्रॉप, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया. नेक्स्ट इज बाय द डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द पार्टीज, राइट. So in this case also the contract is discharged on the death or incapacity or illness of a person if the performance of a contract depends on his personal skill or ability, right. तो यहाँ पे अगर डेथ हो जाती है पार्टी की या फिर डिसेबल हो जाती है पार्टी, तो उसकी वजह से भी हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल A and B दे कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर,
राइट, बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर मैरिज ए डाइज, ए की डेथ हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इट विल बी void. Similarly, we can have another example. X agreed to sing on a specified day, right? Specified day को वो गाना चाहता है. He agreed to that, but on that day he fell seriously ill and he could not perform on that day. So the contract will automatically be discharged. Next is subsequent illegality. Subsequent illegality is where by subsequent legislation the performance of a contract is forbidden by law. अगर लॉ ही इलीगल उसको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी पार्टीज जो होंगी दे आर एब्जॉल्व्ड फ्रॉम लायबिलिटी टू परफॉर्म, राइट. जैसे एग्जाम्पल इट इज़ गिवन हियर, अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई बी 100 बॉटल्स ऑफ वाइन. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो उसको 100 बॉटल्स ऑफ वाइन सप्लाई करेगा, बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, दैट इज बॉटल सप्लाइड, डीलिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिकर आर डिक्लेयर्ड फॉरबिडन एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड. तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि किसी भी तरीके का जो लिकर है दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो गया. Next is the declaration of war. That is, the pending contracts at the time of declaration of war, they are either suspended or they are declared as void. अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है, तो जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी इन दो कंट्रीज़ की, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करना पड़ेगा, राइट. For example, a contract to take indigo, A contracts to take indigo for B to a foreign port, right? A ने contract किया indigo लेने के लिए for B to a foreign port तक जाने के लिए. A's government afterwards declares war against the country in which the port is situated. जहाँ पर port है वहाँ पर गवर्नमेंट ने war declare कर दी, तो ये contract क्या हो गया, void हो गया. As and when the war is declared, this contract become void, and this is what discharge of contract by the declaration of war. Next is the non-existence or non-occurrence of a particular state of things when certain things necessary for performance cease to exist. The contract becomes void on the ground of impossibility. That means कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माने जाएंगे if that particular state of thing which forms the basis of a contract ceases to exist or occur. Means जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट का बेस है वही एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी दे कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, राइट. दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया शादी करने का, बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गॉज मैड, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम void in this case. So this is what discharge of contract by in case of non-occurrence of a particular state of thing. So thank you very much.